सबवे सर्फर्स, ये नाम सुनते ही दिमाग अपने आप ही कुछ साल पीछे चला जाता है। उस टाइम में जब स्मार्टफोन अभी नया नया ही आया था, इंटरनेट फास्ट नहीं था और जब गेम सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक्साइटमेंट हुआ करते थे और इसे खेलते खेलते कब घंटों बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। सबवे सर्फर्स कोई आम मोबाइल गेम नहीं था, ये दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया मोबाइल गेम बना, क्योंकि इसे अभी तक 4 बिलियन से भी ज्यादा लाइफ टाइम डाउनलोड्स मिल चुके हैं, मतलब कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का आधा। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस गेम ने हमारे बचपन को इतना यादगार और खास बनाया, वो आज टाइम के साथ अपने डाउनफॉल की तरफ क्यों बढ़ रहा है। चलिए आज हम डिटेल में जानते हैं सबवे सर्फर्स की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस गेम की स्टोरी किसी बड़ी कंपनी या हैवी फंडिंग से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 2 दोस्तों से जो गेम्स नहीं बल्कि एनिमेशन की दुनिया से आते थे। एक्चुअली डेनमार्क में द एनिमेशन वर्कशॉप नाम का एक एनिमेशन स्कूल था, जहां 2 स्टूडेंट्स सिल्वेस्टर जैनसेन और बॉडी जॉन एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों को उस टाइम गेम्स बनाने से ज्यादा एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट था। इसीलिए साल 2009 में इन्होंने अपने 2 क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म बनाई जिसका नाम था ट्रेन बमिंग। इस फिल्म में एक यंग ग्राफिटी आर्टिस्ट सबवे यार्ड में ट्रेन पर पेंट करता है और तभी एक इंस्पेक्टर और उसका डॉग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये शॉर्ट फिल्म कई सारे अवार्ड जीतती है और इसको काफी अप्रिसिएट किया जाता है। यहीं से सिल्वेस्टर और बॉडी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर लोग इस चीज को स्क्रीन पर इतना एंजॉय कर रहे हैं तो क्यों ना इसी थीम पर एक मोबाइल गेम भी बनाया जाए। दोनों को ये आइडिया काफी एक्साइटिंग लगता है और इस तरह से ये एनिमेशन की दुनिया से निकलकर गेम डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले 2010 में दोनों मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं और उसका नाम अपने नामों के शुरुआती लेटर्स को जोड़कर SYBO गेम्स रखते हैं। लेकिन शुरुआत में इनके पास ना बड़ा ऑफिस था, ना बड़ी टीम और ना ही मोबाइल गेमिंग का कोई एक्सपीरियंस। एक छोटी सी टीम के साथ ये दोनों एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं और सबवे सर्फर्स से पहले कुछ छोटे मोटे मोबाइल गेम्स बनाते हैं। इसमें एक गेम था कॉस्मिक कैब, जिसमें प्लेयर एक एलियन टैक्सी चलाता है। इसका आइडिया अच्छा था, विजुअल्स भी डिसेंट थे, लेकिन गेम प्ले ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जो कि लोगों को लंबे टाइम तक बांध कर रख सके। इसी तरह से दूसरा गेम था पावर फ्लो, जो एक पजल बेस्ड गेम था और थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता था। अब इसका भी कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन मास ऑडियंस के लिए थोड़ा बोरिंग और स्लो साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि ये गेम्स लॉन्च तो हुए, लेकिन ना तो इसकी कोई हाइप बनी और ना ही कोई खास सक्सेस मिल पाई। हालांकि ये फेलियर्स बेकार नहीं गए। इन्हीं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये समझ आ गया कि अगर कुछ बड़ा करना है तो गेम को तुरंत समझ आने वाला, फास्ट और विजुअली एंगेजिंग बनाना होगा। साथ ही उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि सबवे सर्फर्स जैसे बड़े आइडिया को अकेले पुश करना बहुत रिस्की होगा और उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पब्लिशिंग, मार्केटिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर यही सोचकर SYBO एक पॉपुलर गेमिंग कंपनी किलो के साथ में हाथ मिला लेती है। और दोस्तों, आपको बताते चलूं कि किलो उस वक्त मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम था। ये कंपनी पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए गेम पब्लिश कर रही थी और उसे पता था कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर गेम को कैसे पोजीशन किया जाता है। इस पार्टनरशिप में SYBO गेम का क्रिएटिव कंट्रोल संभालने वाला था, जैसे कैरेक्टर्स, आर्ट स्टाइल, वर्ल्ड डिजाइन और कोर कॉन्सेप्ट। वहीं किलो पब्लिशिंग साइट देख रहा था, जिसमें ऐप स्टोर लॉन्चेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मोनेटाइजेशन प्लानिंग और इंटरनेशनल रीच ये सब शामिल थे। ये पार्टनरशिप ऑफिशियली 2011 के एंड के आसपास फाइनल होती है और यहीं से सबवे सर्फर्स का एक्चुअल डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। सबसे पहले गेम का एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, जिसमें कोर गेम प्ले टेस्ट होता है, जैसे स्वाइप कंट्रोल्स, रनिंग स्पीड, ऑब्स्टिकल्स और कैमरा एंगल वगैरह। और फिर लगभग 5 महीनों के डेवलपमेंट के बाद आखिरकार 24 मई 2012 का वो दिन आता है जब सबवे सर्फर्स को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। सबसे पहले इसे iOS ऐप स्टोर पर लॉन्च किया जाता है, क्योंकि उस वक्त आईफोन के बहुत ज्यादा अलग अलग मॉडल्स मार्केट में नहीं थे, जिसके चलते गेम्स को आईफोन के लिए ऑप्टिमाइज करना ज्यादा आसान था। जबकि दूसरी तरफ एंड्रॉइड इकोसिस्टम में अलग अलग स्क्रीन साइज, प्रोसेसर्स और हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस की वजह से ऑप्टिमाइजेशन बहुत मुश्किल था। हालांकि टीम के लिए ये बहुत जरूरी था कि लॉन्च के टाइम पर गेम स्मूथ चले, इसीलिए iOS के साथ जाना उनकी पहली चॉइस बना। लॉन्च के टाइम कोई बड़ा मार्केटिंग कैंपेन भी नहीं चलाया जाता है और ना ही किसी सेलिब्रिटी को शामिल किया जाता है। लेकिन पहली बार जब सबवे सर्फर्स लोगों के फोन्स तक पहुंचता है तो फिर लोगों की तरफ से थोड़ा मिक्स टाइप का रिएक्शन आता है।
अब कुछ लोगों को ये गेम तो तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन बहुत से लोग इससे कुछ खास इंप्रेस नहीं होते हैं। एक्चुअली इसका रीजन ये था कि एंडलेस रनर का कॉन्सेप्ट अब नया नहीं रहा था। टेम्पल रन पहले ही आ चुका था और उसने मार्केट में ऑलरेडी अपनी जगह बनाकर रखी थी। इसीलिए जैसे ही सबवे सर्फर्स आया, कंपैरिजन अपने आप शुरू हो गया। ज्यादातर लोग तो ये बोलने लगे कि ये टेम्पल रन का ही कलरफुल वर्जन है। वैसे गेम प्ले की बात करें तो इसको बहुत सिंपल रखा गया था। बेसिकली स्क्रीन पर एक लड़का दिखाया जाता है जो हाथ में स्प्रे कैन लेकर ट्रेन पर ग्रेफिटी बना रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक इंस्पेक्टर आ जाता है जिसके साथ में एक डॉग होता है और वहीं से चेस शुरू हो जाती है। प्लेयर का काम सिंपल है, जितनी देर हो सके भागते रहना, ट्रेन के बीच से निकलना, बैरियर्स के नीचे स्लाइड करना, और जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है दौड़ने की स्पीड भी बढ़ती जाती है। इसका गेम प्ले जानबूझकर एंडलेस रखा गया क्योंकि असली चैलेंज फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं बल्कि खुद के स्कोर को ही बीट करना था। और दोस्तों यही कॉन्सेप्ट इस गेम को हाईली एंगेजिंग बना रहा था। असल में होता यह है कि लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद लॉन्च होने के पहले 3 दिन के अंदर ही ये गेम 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लेता है, जो कि एक नया गेम होने के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था। फिर अगले कुछ हफ्तों में नंबर्स कुछ इसी तरह से ही ग्रो करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ काम करता है और ऐप स्टोर रैंकिंग में भी गेम ऊपर आने लगता है। इसी बीच सितंबर 2012 में सबवे सर्फर्स को एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया जाता है और यहीं से गेम की ग्रोथ कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ने लगती है। हालांकि लॉन्च के इनिशियल फेज में गेम्स के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कुछ डिवाइसेस पर परफॉर्मेंस इशू आना, गेम का क्रैश होना और कुछ जगह कैमरा एंगल्स की दिक्कत। लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ 8 महीनों के अंदर सबवे सर्फर्स 100 मिलियन डाउनलोड्स का माइलस्टोन टच कर लेता है। और इस ग्रोथ के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि क्रिएटर्स ने किसी भी फीडबैक को इग्नोर नहीं किया था। गेम में जो जो कमियां थी उन्हें हाथों हाथ फिक्स कर लिया गया, जिससे लोगों का एक्सपीरियंस खराब नहीं हुआ। हालांकि टेम्पल रन के साथ इसका कंपैरिजन अब भी होता था, लेकिन अब टोन बदलने लगी थी। लोग ये कहने लगे थे कि दोनों गेम अलग अलग फील देती है। लेकिन जैसे जैसे सबवे सर्फर्स के डाउनलोड्स बढ़े, वैसे ही एक कंट्रोवर्सी ने इसे घेर लिया। असल में इसके कॉन्सेप्ट को लेकर इंटरनेट पर एक अलग ही कहानी फैलने लगी कि गेम के क्रिएटर का बेटा ट्रेन सर्फिंग करते हुए मर गया था और ये गेम उसी की याद में बनाया गया है। ये स्टोरी इमोशनल थी, शॉकिंग थी और इसी वजह से लोगों ने भी इसे सच मान लिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। असल में सबवे सर्फर्स का किसी भी रियल डेथ या ट्रेजेडी से लेना देना नहीं था, लेकिन ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि गेम के क्रिएटर ने खुद क्लियर किया कि ये सिर्फ एक मिथ है। उन्होंने कहा कि सबवे सर्फर्स स्ट्रीट कल्चर, ग्राफिटी, स्केच बोर्डिंग, फैशन और म्यूजिक से इंस्पायर है, न कि किसी पर्सनल लॉस से। The influences for the game was a mix of passion, street, fashion, animation, music, street art, skateboarding. हालांकि इस सब के बीच क्रिएटर्स को एक बात समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एक अच्छा गेम प्ले काफी नहीं होता, लोगों को बार बार वापस लाने के लिए फ्रेशनेस चाहिए होती है। अगर स्क्रीन पर रोज वही सेम सबवे दिखे, सेम कलर, सेम ट्रेन, तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए इसका सोल्यूशन खोजा गया और इसी खोजबीन से ही जन्म लिया सबवे सर्फर्स के सबसे पावरफुल आइडिया ने, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड टूर। 2013 की शुरुआत में गेम को यह नया ट्विस्ट मिला, जिसमें हर कुछ हफ्तों में ही सबवे सर्फर्स एक नए शहर में पहुंचने लगा। कभी न्यूयॉर्क, कभी रियो, कभी टोक्यो, कभी पेरिस। हर जगह के कलर्स, बैकग्राउंड, ग्राफिटी स्टाइल और वाइब्स अलग थे। अब सबवे सर्फर्स को स्टैटिक यानी कि एक ही थीम पर अटका हुआ गेम नहीं रहा, ये एक लिविंग गेम बन गया जो कि टाइम के साथ में मूव करता था। लोग तो सिर्फ ये देखने के लिए ही गेम को खोल लेते थे कि इस महीने कौन सा नया शहर जोड़ा गया है। और फिर कुछ इस तरह से आया मुंबई वर्ल्ड टूर अपडेट, जिसमें इंडिया की लोकल ट्रेन्स, देसी कलर्स और इंडियन कैरेक्टर्स लाए गए। और दोस्तों यही वो फेज था जब इंडिया की मार्केट में सबवे सर्फर्स एक्सप्लोड कर गया। वैसे तो टेम्पल रन अब भी मार्केट में था, लेकिन दोनों के बीच एक क्लियर डिफरेंस बन चुका था। टेम्पल रन एक एक्सपीरियंस था, लेकिन सबवे सर्फर्स हैबिट। अब लोग सिर्फ हाई स्कोर के लिए नहीं, नए कैरेक्टर्स को अनलॉक करने के लिए, नए हावर बोट्स के लिए और लिमिटेड इवेंट्स को मिस न करने के लिए वापस आ रहे थे। इसी पीरियड में ही सबवे सर्फर्स अब रिकॉर्ड तोड़ने लगा था और इसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि उस समय किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। ये गूगल प्ले स्टोर पर 1 बिलियन डाउनलोड्स क्रॉस करने वाला पहला गेम बन चुका था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये प्रूफ था कि सबवे सर्फर्स दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है।
2010 से 2020 तक का पूरा डेकेड देखा जाए तो सबवे सर्फर्स दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल गेम बन चुका था। कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड्स और पोकेमॉन गो सब पीछे रह गए थे। लेकिन दोस्तों इसके डाउनलोड्स यहीं पर नहीं रुके। 1 बिलियन से 2 बिलियन, 2 से 3 और फिर आखिरकार 4 बिलियन लाइफ टाइम डाउनलोड्स का भी माइलस्टोन क्रॉस हो गया, यानी कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन के बराबर डाउनलोड्स। और दोस्तों इनकी सक्सेस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं थी। सबवे सर्फर्स अब एक ब्रांड बन चुका था। इसके कैरेक्टर्स जैक, ट्रिकी और फ्रेश जैसे नामों को लोग पहचानने लगे थे। और दोस्तों इस गेम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि YouTube पर इसकी एनिमेशन सीरीज भी रिलीज की गई। इस सीरीज के अंदर जैक, ट्रिकी, फ्रेश और बाकी कैरेक्टर्स को फ्रेंड्स के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिनकी अपनी बॉन्डिंग है, अपनी प्रॉब्लम्स है और अपनी छोटी सी दुनिया। YouTube पर यह सबवे सर्फर्स द एनिमेटेड सीरीज के नाम से अवेलेबल है और इस वीडियो पर 36 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन इस सब के बीच मन में एक सवाल भी उठता है कि मार्केट में तो इसके जैसे बहुत सारे गेम्स थे, जैसे रेल रश और सोनिक डैश वगैरह, फिर भी सबवे सर्फर्स इतना कामयाब क्यों हुआ? असल में दोस्तों सबवे सर्फर्स की इस सक्सेस के पीछे कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस थे और उनमें सबसे पहला रीजन था कंट्रोल सिस्टम। स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, जंप और स्लाइड, बस इतना सा ही। किसी को ट्यूटोरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फोन सीधा हाथ में लीजिए और खेलना शुरू करिए। ये सिंप्लिसिटी कैजुअल ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, खासतौर से उन लोगों के लिए जो हैवी गेम्स या कॉम्प्लेक्स कंट्रोल से दूर रहते हैं। दूसरी सबसे बड़े स्ट्रेंथ थी इसके विजुअल्स, ब्राइट कलर, स्मूथ एनिमेशन और कार्टूनिश स्टाइल। ये गेम रियलिस्टिक दिखने की तो कोशिश ही नहीं करता था, इसीलिए टाइम के साथ में ये पुराना भी नहीं लगा। इसके बाद से गेम का कंटेंट, वर्ल्ड टूर अपडेट, नए शहर, नए कैरेक्टर और नए हावर बोर्ड इसके सक्सेस में अहम साबित हुए। प्लेयर्स को तो लगता ही नहीं था कि वो एक ही गेम बार बार खेल रहे हैं। हर कुछ हफ्तों में ही कुछ नया होता था, कभी हैलोवीन थीम, कभी क्रिसमस इवेंट तो कभी लिमिटेड टाइम रिवॉर्ड्स। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था परफॉर्मेंस, यानी कि सबवे सर्फर ज्यादातर स्मार्टफोन पर स्मूथ चलता था। जहां दूसरे गेम्स स्टोरेज, रैम और इंटरनेट स्पीड मांग रहे थे, वहां ये गेम बिना ज्यादा लोड के ही चल जाता था। इसके अलावा कैरेक्टर्स और कस्टमाइजेशन ने भी इसे सक्सेस दिलाने में बड़ा रोल प्ले किया। टाइम के साथ गेम में 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स आ चुके थे। ऐसे में लोग सिर्फ स्कोर के लिए नहीं बल्कि अपने फेवरेट कैरेक्टर को अनलॉक करने के लिए भी खेलते थे। और दोस्तों इन सभी स्ट्रैटेजीज का ही रिजल्ट ये हुआ कि सबवे सर्फर सिर्फ एक फेज का गेम नहीं बना। जनरेशन चेंज हुए, फोन्स भी बदल गए, लेकिन ये गेम चलता ही रहा। पर दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज हमेशा ऊपर ही नहीं जाती रहती। हर ग्रोथ कर्व का एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। और सबवे सर्फर्स का भी अब वही फेज आने वाला था, क्योंकि इसकी सक्सेस अब अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। अगर डेटा देखें तो 2017-18 तक सबवे सर्फर्स अपने हिस्टोरिक ग्रोथ फेज को लगभग कंप्लीट कर चुका था। ये वही समय था जब हर साल गेम 200 से 300 मिलियन नए इंस्टॉल्स ऐड कर रहा था और इंडस्ट्री डेटा ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि सबवे सर्फर्स डेकेड्स का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया मोबाइल गेम बन चुका है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये गेम शायद कभी स्लो नहीं होगा, लेकिन यहीं से पैटर्न बदलने लगता है और 2019 के बाद से ये फिगर्स ग्रो करना बंद कर देते हैं। 2019 से 2021 के बीच मंथली एक्टिव यूजर्स लगभग फ्लैट रहते हैं, यानी कि गेम नए यूजर्स ला तो रहा था लेकिन उतनी ही स्पीड से पुराने यूजर्स इसे छोड़ भी रहे थे। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर रैंकिंग पर भी सिग्नल साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सबवे सर्फर जो पहले हर मेजर मार्केट में परमानेंटली टॉप 5 या टॉप 10 में रहता था, अब रैंकिंग में फिसलने लगा था। इसके साथ ही इंटरनेट सर्च और ट्रेंड्स में भी गिरावट दिखने लगी। और दोस्तों ये सारे सिग्नल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि सबवे सर्फर्स का अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है और बहुत से लोगों को लगने लगा कि ये अब कभी भी वापसी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली हुआ ये कि 2020 के दौरान टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, जिसमें लोग रैंडम स्टोरीज, सैटिस्फाइंग वीडियोस और कमेंट्री के साथ बैकग्राउंड में सबवे सर्फर्स का गेम प्ले चला देते थे। ये गेम प्ले कंटेंट का मेन फोकस नहीं होता था, लेकिन इस गेम की स्पीड, कलर्स और कांस्टेंट मूवमेंट व्यूअर्स का अट्रैक्शन पकड़ लेती थी। अब ये अजीब तो जरूर था, लेकिन धीरे धीरे ये फॉर्मेट पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस ट्रेंड का इफेक्ट ये हुआ कि जिस जनरेशन ने कभी सबवे सर्फर्स को सीरियसली नहीं खेला था, वो भी अचानक इसे देखने और डाउनलोड करने लगे। साथ ही जो लोग इसे भूल चुके थे, उनका भी इस ट्रेंड की वजह से याद ताजा हो गया और वो दोबारा इस गेम को खेलने लगे।
इस फेज में यूट्यूब क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स का रोल भी इम्पोर्टेंट रहा, जहां कई सारे क्रिएटर्स ने सबवे सर्फर्स को स्ट्रीम किया। लॉकडाउन के टाइम ने भी इस कमबैक को खूब बढ़ावा दिया। लोग घर पर थे, फोन यूजेज बढ़ चुका था और सिंपल स्ट्रेस फ्री गेम्स की डिमांड वापस आ गई थी। ऐसे में सबवे सर्फर्स इस मोमेंट के लिए परफेक्ट फिट था। इन सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि डाउनलोड्स वापस बढ़ने लगे और चार्ट्स पर गेम का नाम फिर से ऊपर दिखने लगा। लेकिन इसी बीच 2022 में फेमस गेमिंग कंपनी मिनीक्लिप SYBO गेम्स को एक्वायर कर लेती है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से आई ये टेम्परेरी वेव ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकी, क्योंकि 2024 के एंड तक मंथली एक्टिव यूजर्स 90 मिलियन के नीचे आ चुके थे और अभी हाल फिलहाल के डेटा में ये फिगर 55 to 60 मिलियन की रेंज में है, जो कि हर महीने ही कम होते जा रहा है। और दोस्तों, इसका मतलब क्लियर है कि अपने पीक के कंपैरिजन में सबवे सर्फर्स ने लगभग 125 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स लूज कर दिए हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रैश नहीं है, बल्कि एक क्लियर डाउनफॉल है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो फिर 2019 के बाद सबवे सर्फर्स नीचे की तरफ क्यों जाने लगा? असल में वजह एक नहीं बल्कि कई सारे थे और सबसे बड़ा रीजन था रिपीटेशन। सिटीज बदलते रहे, कैरेक्टर्स बढ़ते रहे, लेकिन गेम प्ले सेम वही रहा, यानी रन, जंप, स्लाइड। और इसी वजह से जो चीज पहले एडिक्टिव थी वही समय के साथ में बोरिंग लगने लगी। इसी बीच मोबाइल गेमिंग काफी एडवांस हो चुकी थी। PUBG, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आए, जहां स्ट्रैटेजी, कंपटीशन और फ्रेंड्स के साथ में रियल टाइम थ्रिल था, और इनके सामने सबवे सर्फर्स सिंपल और आउटडेटेड लगने लगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर जब गेम का इंजन अपडेट हुआ और ग्राफिक्स इंप्रूव किए गए, तो फिर इस प्रोसेस में भी बग्स आए, जिससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हुआ और लोगों ने इसे अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब वैसे तो आज भी सबवे सर्फर्स के अच्छे खासे डाउनलोड्स आते हैं, नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो पुराना क्रेज नहीं रहा। बेसिकली इस यूनिवर्स का एक कड़वा सच ये है कि हर लीजेंड को एक दिन साइड होना ही पड़ता है, और ये कोई फेलियर नहीं होता बल्कि नेचुरल होता है। जो चीज एक पूरी जनरेशन के साथ में ग्रो हुई हो, वो हमेशा एक सेंटर स्टेज पर नहीं रह सकती, और सबवे सर्फर्स भी उसी फेज में ही है। खैर, जो भी हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट कोई भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक एरा था।